हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक वाले पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनसे आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लिय यानी केंद्रकों का नाम बताइए। इसमें क्या पूछा गया, क्या होता है, कहाँ और कैसे होता है, और जो केंद्रक यूज होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रिसंलयन क्या है। तो जैसे ही शब्द से लग रहा है त्रि मतलब तीन, संलयन मतलब होता है मिलन, है ना, संलयन होना। तो ये 3 चीजें मिलती हैं, इसे क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमारी एक बीजांड की संरचना होती है आवृत्त बीजी पौधों में। उसमें इस टाइप की संरचना होती है जिसमें 2 सिनेर्जिड्स होते हैं, जैसे सहायक कोश का, एक अंड कोश का, 2 ध्रुवीय केंद्रक और 3 ऊपर की ओर प्रतिमुख कोशिकाएं यानी एंटीपोडल्स होती हैं। इसे बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक। तो सबसे पहले हमने देखा जब परागकण में पराग नलिका का निर्माण हुआ था, उसमें 2 नरयुग्मक बने थे। कितने नरयुग्मक बेटा? 2 नरयुग्मक बने थे। तो एक नरयुग्मक एग सेल के साथ संलयित होता है यानी कि अंड कोशिका के साथ। इसको भी साथ में समझ लेते हैं। अंड कोशिका के साथ एक नरयुग्मक जब निषेचन करता है, नरयुग्मक निषेचन करता है तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। उसी तरीके से जो द्वितीयक केंद्रक होता है यानी कि इसे ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक किसको बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक जब दूसरे वाले नर युग्मक के साथ संलयित करता है तो भ्रूण पोष का निर्माण करता है। और ये भ्रूण पोष, इसमें क्या होता है? भोजन संचित रहता है। क्या रहता है बेटा? भोजन संचित रहता है जो विकसित हो रहे भ्रूण में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। इसको त्रिसंलयन क्यों कहा गया है? तो जब ध्रुवीय केंद्रक ये NN यानी कि ये 2N होता है। क्या होता है? 2N। और नरयुग्मक कैसा होता है? N होता है। ये N होता है और ये 2N होते हैं। जब दोनों संलयित होते हैं तो भ्रूण पोष कैसा बनता है? 3N बनता है। उसी तरीके से अंडकोश का N होती है, हैप्लॉइड होती है, नरयुग्मक हैप्लॉइड होता है और ये 2N का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना ये कि निषेचन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। लेकिन यहाँ पे जो ध्रुवीय केंद्रक है ये 2N होता है और ये N होता है नरयुग्मक। जब दोनों संलयित होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन। तो एक लाइन में परिभाषा क्या दे सकते हैं? बीजांड के भ्रूणकोश में उपस्थित ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक परागकण के एक नरयुग्मक के साथ संयुग्मन करता है तो भ्रूणपोष का निर्माण करता है जो कि त्रिगुणित होता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। अब ये कहाँ होता है? ये बीजांड के भ्रूणकोश के अंदर होता है। कहाँ होता है? ये बीजांड है, बीजांड के भ्रूणकोश के अंदर होता है। कैसे होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है परागकण से, और ये सिनर्जिड यानी सहायक कोशिका की सहायता से एंट्री करता है और एक अंड कोशिका के साथ तो दूसरा क्या है? द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है। अब त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लिय यानी केंद्रकों का नाम लिखना है। तो पहला जो हमारा है ध्रुवीय केंद्रक या इसको हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है नरयुग्मक। ये 2 प्रकार के जो केंद्रक हैं इनका फ्यूजन होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 और 20 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवृत्त बीजी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण पोषों का सचित्र वर्णन करो। ये 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। उसके अलावा अथवा इसको दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं, भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये 2010, 11, 13, 14, 16 में पूछा गया है। इसके पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं 2021 की परीक्षा में आने के। तो भ्रूण पोष क्या है? हमने बताया जब ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक होता है, जब ये नर युग्मक के साथ संलयित होता है यानी संयुग्मन करता है तो भ्रूण पोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण पोष का। तो भ्रूण पोष क्या है? भ्रूण पोष एक त्रिगुणित संरचना है जिसका निर्माण द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के संयोजन के बाद बनता है।
अब इसके प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का काम हमने क्या बताया? विकसित हो रहे यानी जो डेवलपिंग भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब हमको समझना है इन तीनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है ये द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन करके बनता है। तो इसमें बार बार क्या होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा इस तरीके से। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत सारी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारे, ठीक है, जो प्रिमिटिव भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, यानी कि प्राक भ्रूण कहते हैं, प्राक भ्रूण जिसे कहते हैं। और ये सब क्या है? केंद्रक है बच्चों, इसको समझना है। ये इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा यानी न्यूक्लियस डिवीजन द्वारा इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन तो जाते हैं, लेकिन उसमें कोशिका द्रव्य यानी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक डिवाइड होगा, केंद्रक इसमें भी डिवाइड होता है, लेकिन क्या होता है, प्रत्येक में कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और एक जो है यहाँ पर भ्रूण यानी एम्ब्रियो जो है अलग रहता है, ठीक है, जो भ्रूण के लिए क्या करता है, पोषण का काम करता है। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि इसमें सब में कोशिका द्रव्य के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जबकि केंद्रकीय वाले में क्या होता है, केंद्रक विभाजन तो होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। माध्यमिक में क्या होता है, इसमें भी ये दोनों के बीच का होता है, यानी केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच का होता है। यानी अगर जैसे एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियस में, तो एक के ऊपर क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, लेकिन जो दोबारा फिर ये बार बार डिवाइड होगा, क्या होगा, बार बार डिवाइड होगा, तो इसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये है, हमने बताया आपको दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। भ्रूणपोष क्या है? द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका निर्युग्मन के साथ संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो त्रिगुणित होता है, जिसमें क्या होता है, भोजन संचित रहता है, डेवलपिंग भ्रूण को ये पोषण प्रदान करता है। 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष, माध्यमिक भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन बार बार होगा लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, बार बार डिवीजन सेल न्यूक्लियस डिवीजन होगा, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होंगे और कोशिका भित्ति का निर्माण करेंगे। तीसरा माध्यमिक, इन दोनों के बीच का होता है, एक बार डिवाइड होगा तो कोशिका भित्ति निर्माण होगा, लेकिन एक बार जो न्यूक्लियस बार बार भी डिवाइड होगा उसमें फिर क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखिए। ये 2016, 17, 18 और 19 में लगातार पूछा गया है। दूसरी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायु परागण क्या होता है। तो पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण क्रिया को वायु परागण कहते हैं, ठीक है। और परागण क्या होता है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण क्रिया कहते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। वायु द्वारा किसी पुष्प में अगर परागण क्रिया हो रही है तो उसे जो है बोलेंगे वायु परागण। अब वायु परागण हमने देख लिया किस में होता है, मक्का में होता है, पॉपुलर में होता है और भी बहुत सारे पौधे जिनमें वायु परागण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, उसी में पूछा गया है वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखिए। ऐसे पुष्प जिनमें वायु परागण होता है उनको वायु परागित पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायु परागित पुष्प। अब वायु परागित पुष्प की सबसे पहली विशेषता होती है कि ये छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं और ये एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है, इसमें बाह्य दल यानी कि बाह्य दल तथा दल
या तो अनुपस्थित होते हैं या फिर होते हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता है। तीसरा, इनमें जो पराग कण होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि इनको हवा द्वारा उड़ने में आसानी हो। चौथा जो इनका कैरेक्टर है, इसमें जो पुतंत होते हैं, यानी कि जैसे थैलमस भाग है ये, यहाँ पर ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर क्या निकला है, स्टिग्मा निकला है, यहाँ से इस तरीके से एंथर ये होता है, और ये क्या कहलाता है, पुतंत, जिसे फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, ये जो पुतंत होते हैं ये पतले होते हैं और लंबे होते हैं। क्या होते हैं, लंबे होते हैं, यानी कि ये जो है इससे बाहर निकले होते हैं, थोड़ा सा पुष्प से बाहर निकले होते हैं। जैसे आपने मक्का में देखा होगा, पत्ती के बाहर से फूल टाइप के निकले होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, पुतंत होते हैं। और उनके लास्ट में क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। यानी पुतंत कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान समझना, जैसे मक्का में। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, इसमें जो वर्तिकाग्र होता है वो भी क्या होता है, लंबा होता है, पुष्प के बाहर निकला हुआ होता है, ताकि अगर कोई भी परागकण वायु द्वारा उड़ के आ रहा है तो इस पर आसानी से चिपक जाए। लंबा होता है ताकि उसको पहुंचने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारी जो छठवीं विशेषता है वो ये है कि ये चिपचिपा होता है। ठीक है, यानी जो वर्तिकाग्र होता है चिपचिपा होता है, ताकि कोई परागकण उड़ के आए तो उससे चिपक जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको, ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। आइए इसको हम शॉर्टकट में फिर से समझ लेते हैं। पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण क्रिया को वायु परागण कहते हैं, और वायु परागण मक्का और पॉपुलर और भी कई सारे पौधे में होता है। अब जो पुष्प वायु परागण हो जाएगा, उन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। और वायु परागित पुष्प जो होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं, और वो एक लिंगी होते हैं। दूसरी विशेषता है बाह्य दल तथा दल या तो अनुपस्थित होते हैं या तो होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। तीसरा है, इनमें जो परागकण होते हैं, जहां पर नरयुग्म का निर्माण होगा, परागकण जो होते हैं वो छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि उनको हवा में उड़ने में आसानी हो। चौथी विशेषता होती है कि इनके जो पुतंत होते हैं, जिससे एंथर जुड़ा होगा, परागकोश जुड़ा होगा, वो लंबे होते हैं, पुष्प के बाहर निकले होते हैं। पांचवी विशेषता होती है कि इनमें जो वर्तिकाग्र होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। ये भले ही छोटा हो, लेकिन ये जो पार्ट ये वाला है, वर्तिका वाला, वर्तिकाग्र जो होता है ये थोड़ा लंबा होता है। छठवीं विशेषता है कि वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिससे परागकण को चिपकने में आसानी हो। इतना आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। 2010, 14 और 16 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। बहुभ्रूणता, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, एक ही बीज या बीजांड के अंदर बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। सबसे पहले संतरे में इसको देखा गया था। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती थी, दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है वास्तविक बहुभ्रूणता, दूसरा है कूट बहुभ्रूणता। कूट का मतलब क्या होता है, झूठा। दो प्रकार का है, एक वास्तविक बहुभ्रूणता और दूसरा कूट बहुभ्रूणता। वास्तविक में क्या होता है, जब एक ही बीजांड के अंदर, जैसे ये है, एक ही ये बीजांड है, बीजांड में क्या है, एक ही जो है भ्रूण कोश है, और भ्रूण कोश के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाए। एक ही बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर जब अलग अलग कोशिकाओं के संयोजन से कई भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे बोलते हैं वास्तविक बहुभ्रूणता। कूट बहुभ्रूणता क्या होती है, जब एक पुष्प के अलग अलग बीजांड के अंदर अलग अलग भ्रूण कोषों द्वारा कई भ्रूणों का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वास्तविक बहुभ्रूणता एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ही बीजांड के भ्रूण कोष के अंदर अलग अलग कोशिकाओं द्वारा निर्मित बहुत सारे भ्रूणों को वास्तविक बहुभ्रूणता कहते हैं। दूसरा है कूट बहुभ्रूणता, एक ही पुष्प के अंदर अलग अलग भ्रूण कोषों में जो है अलग अलग भ्रूण कोषों द्वारा कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे बोलते हैं कूट बहुभ्रूणता।
आई हो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बहुभ्रूणता क्या होती है? जब एक ही बीज या बीजांड के अंदर बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाए, उस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी। सबसे पहले इसको लीवेनहॉक ने संतरा में सबसे पहले इसको देखा था। कितना प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसको हमने परिभाषित कर दिया है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे भी रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे बच्चों, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, कुछ समझ में नहीं आता है, या इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट में जो प्रश्न है उनके उत्तर अगले वीडियो में दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करने से ही इसके बारे में लोग जानेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर कहीं पर उनके टीचर अच्छी तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उस तरह के बच्चों को आप इसको शेयर करिए, आसानी से वो देखें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।